जसराज तो मार क्यों नहीं रहे हो आजकल? तो एक्सीडेंट होगा क्या? ज्यादा है क्या? नहीं मतलब फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है? नो चाहिए किसको? जसराज को या स्कूटर को? या खड्डे को? हाँ बच्चों, फिर ये कर लिया सबने काम? हाँ जी। एक्सरसाइज 0 बच्चों, बी पार्ट। हाँ, इसमें वाटर का बल्क मॉडुलस चाहिए बच्चों, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ले लो। कैसे करना है तो आपको पता ही है ना? सी पार्ट। देखो बच्चों, कोई भी वायर ब्रेक कब करती है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से बताओ। जब उसके मतलब उसके ऊपर स्ट्रेस जो है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले मतलब 40 केजी पे वो टूट रही थी, तो मतलब 40 केजी करस्पॉन्ड्स टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब मतलब जो स्ट्रेस आएगा 40 केजी से, अगर आपने वायर को 4 कट कर दिया तो अब हर पार्ट बच्चों, क्या उसके स्ट्रेस पे कोई फर्क पड़ेगा? अब जो हर छोटा पार्ट है उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा? वही 40 होगा, क्योंकि वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, राइट? तो क्या मतलब 40 होगा? और वही तो सी में फिफ्थ क्वेश्चन, load is slowly increased from 3 to 5 kg weight, elongation increase point wire, slowly कर रहे हैं हम तो बताओ। देखो उसको सी, इंजन पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, है ना? तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एरिया इनटू वॉल्यूम, वो क्या है? एल। हाँ हाफ भी है, तो हाफ एफ इंटू डेल्टा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ इंटू 30, 3 kg वेट मतलब 30, तो हाफ इंटू 30 इंटू 0.61,
निकल आएगी हाफ इंटू 50 इंटू पॉइंट, दैट इज द आंसर, राइट। कोई बचो डन। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 बचो, बी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस इज द फोर्स per unit area, correct. Interatomic forces in solids are responsible for the property of elasticity, yes. क्या ये उसका एक्सप्लेनेशन है? नो, ये दो अलग बातें हैं, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। गलत दिया कुछ? क्या दिया? आगे। रीजन फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ अ रेगुलर बॉडी इज, ये मतलब इन्होंने आंसर शेयर वाला दिया होगा, वो मतलब शेप चेंज करना चाह रहे हैं, isn't it? तो इसको और प्रॉपर्ली लिख लो। डिफॉर्मेशन मतलब इज अ वेग टर्म, वो तो कुछ भी हो सकता है, इसको स्पेसिफिकली शेप चेंज ही लिख दो। और बच्चों कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट लाइक स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वही मान के बस सीधा निकलेगा। आगे। हम्म हाँ, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मास प्लस मानोगे। अगर मासलेस है फिर नहीं, दोनों पे सेम नियम और एल्यूमिनियम और जो भी है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो फर्क तो तब पड़ता अगर मास होता, तो फिर ये फर्क पड़ता मास कम है या यहाँ तो दोनों में। मतलब कभी भी नहीं हुआ। Let's see. The Lynch bridging modulus, मतलब यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा कि लिक्विड्स को आइडियल माना है या रियल माना है। बच्चों वैसे तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर सिर्फ लिक्विड लिखा है तो हमें तो उनमें दोनों ही कवर करने चाहिए, आइडियल और रियल। तो मतलब उसके हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं बन रही है ना, तो फिर क्या बचा? सॉलिड ही बचा, फिर हम उसको रियल ही माने, है ना, और कोई तरीका नहीं है। अगर कहीं ऑप्शन होती सॉलिड्स लिक्विड्स, फिर हम वो बात कर। हम्म
अगर हम हम्म हम्म मुश्किल है डिफाइन करना, मतलब ये ना बस बट याद ऐसे ही रखो कि मतलब कि ऐसे ही कहते हैं कि शियर स्ट्रेस जो होता है वो सिर्फ एंगल चेंज करता है। ठीक है, या वैसे मतलब ऐसे वेग क्वेश्चंस नहीं आएंगे कहीं भी, ठीक है, बट कीप इन माइंड हम यही कहते हैं कि उसमें बस शेप चेंज होती है शियर में। नहीं, एक्चुअली उसका एक पंगा है, मैं आपको बताऊंगा आगे। वॉल्यूम नहीं हम कह सकते। हाँ, फिर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, बिल्कुल। और बच्चों, डन। बल्क मॉडल में होगा, है? अच्छा, चलो चाहिए, ठीक है, उसके बिना नहीं हो सकता। किसी ने निकाला, मतलब पता है आपको उल्टा करके आंसर के हिसाब से क्या बन। अब चलो बच गया है, छोड़ो। ठीक है, चलो, हाँ। डन, सी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, मतलब थ्रेड अगर हम एक स्प्रिंग भी लेते हैं, हम स्प्रिंग में वैसे तो ये कहते हैं ना कि एफ इक्वल टू के एक्स, की भाई आपने फोर्स लगाई और जब आपने वो फोर्स छोड़ी तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सिमिलरली मान लो अगर वापस सेम सारों लाखों बार, तो क्या होता है कि तो भी धीरे धीरे थोड़ी सी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आनी शुरू हो जाए। ठीक है, मतलब सेम गोज विद स्प्रिंग, कि अगर आप स्प्रिंग को बहुत बार खींच के छोड़ोगे तो चाहे आपने बहुत थोड़ा थोड़ा ही खींचा है, स्टिल स्प्रिंग में भी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे, तो इसका आंसर जो आएगा वो जो सी आएगा, इलास्टिक फटीग। ठीक है, और कुछ नहीं आपको जानना, जस्ट थ्रेटिकल पॉइंट की क्या मीनिंग है। यहाँ बच्चों ये जो ए ऑप्शन लिखी है यील्ड पॉइंट, दिस इज सेम एज वो जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला होता है पॉइंट। यील्ड का मतलब ये होता है टूटना। अंडरस्टूड। आगे बच्चों, डक्टाइल क्या होता है प्रॉपर्टी? शीट्स बनाना, है ना, वायर बनाना। शीट तो मैलिएबिलिटी होती है, वायर बनाने के लिए आपको उसको खींचना पड़ेगा। ठीक है, खींचने का मतलब क्या दे रहे हो? स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर हमें देखना है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा डक्टाइल है, उसका तरीका ये होता है कि किसको आप ज्यादा स्ट्रेन दे सकते हो, मतलब कौन सा एक्स एक्सिस पे ज्यादा दूर तक जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेस चाहे जितना मर्जी देना पड़ा, खिंच तो रहा है ना उतना। और डक्टाइल का उल्टा क्या होता है? ब्रिटल। तो मतलब क्या आंसर बन जाएगा इससे? हाँ, ये तो आप मतलब रिलेटिव बता सकते हो, मतलब ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं होती कि हम कहें कि हाँ जी, कि इस पॉइंट के बियॉन्ड ये डक्टाइल है, अच्छा तो रिलेटिव ही होता है। ये बात समझ आ रही है बच्चों? अब आप बच्चों देखो, ग्राफ से ना एक बात आप याद रख सकते हो कि जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, उससे आप क्या कुछ बता सकते हो।
जितना बच्चों ग्राफ वाई एक्सिस में ऊपर जाएगा मतलब क्या हुआ, कौन सा स्ट्रेस ज्यादा, अल्टीमेट साइड स्ट्रेस। मतलब हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, सोचो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का काम, जितना ज्यादा लोड ले सके वो, तो वो किससे डिफाइन होगा, वाई एक्सिस से। ठीक है, वाई एक्सिस पे जितना ग्राफ ऊपर को जा रहे हैं उतना स्ट्रेस कहते हैं हम। ठीक है, एक्स एक्सिस में जितना स्ट्रेंथ तो हो गया है, ओके, और व्हाट इज तीन थ्रेटिक पता चलती है, डी मतलब अभी उन्होंने नहीं, ए एक्स एक्सिस से ज्यादा दूर जा रहा है, चेक करने की एक्स एक्सिस पे कितना दूर जा रहा है, स्ट्रेस इतना बढ़ लो, एनर्जी कौन सा बढ़ जाता है, बस ये देखना, क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है। अंडरस्टूड बच्चों, जितना मतलब एक्स एक्सिस में ग्राफ ज्यादा दूर तक जा रहा है उतना मतलब वो ज्यादा स्ट्रेन ले सकता है, तो मतलब उतना आप उसको ज्यादा वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बचो, तो चलिए 10th क्वेश्चन एक बार देखना, आ, इसका क्या आंसर निकाला आपने, जीरो पॉइंट वन बाय, और आंसर दिया भी 0.1 दिया हुआ है। आप एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो 100, उस फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की 2 mm, तो उस फोर्स का वर्क डन क्या हुआ, हाँ लेंथ चेंज हो रही है बट फोर्स तो कांस्टेंट है, उस पर आ रहा हूँ मैं अभी। वही वही समझने वाली बात है कि हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन से निकालोगे तो 0.1 आएगा, फोर्स का वर्क डन निकालोगे तो 0.2 आएगा, राइट। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में क्या पूछे, वर्क डन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जो हम पहले क्वेश्चंस करते थे, जो हमने यहाँ कल डिराइव करते थे।
स्लोली का चक्कर है, यहाँ स्लोली लिखा है। दूसरा, जब हम डिराइव करते थे बच्चों, जब हमने कल डिराइव किया, मैंने आपको तब हमने इंटीग्रेट किया था ना, वो इंटीग्रेट क्यों किया था, मैंने आपको बोला भी था कि वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली खींचूं। अगर मैं स्लोली खींच रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं हर इंस्टेंट पे अपनी फोर्स को कितना रखूंगा, जितना मतलब स्ट्रेस है मैं एग्जैक्टली उससे बैलेंस करूंगा और फोर्स की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, तो उसके हिसाब से वर्क डन करूंगा। ठीक है, बात समझ आती है, मतलब वो मतलब बेसिकली फोर्स क्या बन जाएगी किसी भी इंस्टेंट पे, जो हमने कल लिखा था वो स्ट्रेस इनटू मतलब एफ क्या है, वाई ए वाला जो फॉर्मूला है। तो तो वो फोर्स तो हर इंस्टेंट पे वेरी कर रही है ना, डेल्टा एल के हिसाब से। तो तब तो क्योंकि मैं अपनी फोर्स को वेरी कर रहा हूं, और क्यों वेरी किया, किस रीजन, स्लो रखने के लिए। तो उस केस में से तो ऐसा हो गया कि जो सारे का सारा वर्क डन हुआ वो कहां चला गया, पोटेंशियल में चला गया। यहाँ पे क्या चक्कर है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ स्लोली, और यहाँ तो कांस्टेंट फोर्स दी हुई है 100। अब ये फोर्स कितना वर्क करेगी, भाई फोर्स का वर्क डन तो एफ इंटू एल होता ही होता है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। फोर्स कितना वर्क करेगी, 0.2। पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन से आप निकालोगे वो कितनी आएगी, 0.1। उसमें भी कोई गलती नहीं है, तो फिर वो बाकी एनर्जी गई कहाँ, या काइनेटिक में जाएगी या हीट में जाएगी, मतलब वेस्ट हुई। तो जब तो स्लो करते हैं तब फोर्स का जितना वर्क है वो कहाँ जाता है, बॉडी की एनर्जी में जाता है। अगर आपने फास्ट कर दिया तो क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ वर्क लूज हो। बात समझ आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर 0.1 नहीं है, ठीक करो। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके साथ हुआ है पिछले साल भी यही होगा कि वो 0.1 निकाल के नो डाउट हो गया होगा, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छा, समझ गए बात। हम्म। हाँ हाँ, तो फोर्स का वर्क तो होता भी यही है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हमें तो चाहिए भी नहीं पूरी बॉडी का हम्म ना, मतलब ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे कुछ है देखो, कि ये वायर पहले अनस्ट्रेच्ड होएगी, यहाँ पे आपने इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगानी शुरू की, जिसके कारण से ये ऐसे 2 mm से खिंच गई। नहीं, चाहे मत मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अगर स्ट्रेच कर रहा है तो करना है, तो दूसरी तरफ भी तो फोर्स लगानी पड़ेगी कुछ। अब बच्चों, आपको वो क्लियर भी हुआ, जैसे आप में से कई लोगों ने ऐसा किया था कि कल आप कर रहे थे फोर्स इंटू वाला फॉर्मूला लगाने की, और मैंने तब कहा था कि नहीं वो नहीं लगेगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन लगाओ। ठीक है, तो जब तो स्लो प्रोसेस तो क्या होगा, फोर्स वेरिएबल होएगी, तो इसलिए हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन लगेगा। अगर फास्ट प्रोसेस है तो फोर्स का वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होगा, है ना। अब वो एक्स्ट्रा वर्क हो गया, सारा पोटेंशियल में नहीं जाएगा, तो बाकी कहीं वेस्ट होगा। क्या ये बात समझ आई बच्चों, इस क्वेश्चन में बच्चों
अगर जैसे थोड़ा सा अगर आपको हीट याद हो, इस तरह से भी बनाया जा सकता था सेम क्वेश्चन, कि अगर आपको ऐसे कहा जाता कि अज्यूमिंग देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड, और उसकी स्पेसिफिक हीट दे दी जाती, तो हम क्या कहते हैं? मतलब ये तो हमें पता ही है ना कि वर्क डन हुआ है 0.2, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0.1, जो एक्स्ट्रा था वो कहा जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने में, तो उसको हम 0.1 को किससे इक्वेट कर देंगे? एमसी डेल्टा टी। क्लियर बच्चों? हो गया बच्चों? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट? ऐसे ही बताओ मुझे 8th क्वेश्चन में अब क्या होगा? जो भी लगता है बताओ सोच के। यहाँ तो मतलब हाफ ही आएगा, mgl/2 ही बनेगा। क्यों? यहाँ तो एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, वो तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है ना। अगेन यहाँ पे अगर ये पूछा होता वर्क डन बाय mg फोर्स, mg। समझ आ गया बच्चों? बट वो डिफरेंट फॉर्म में हुई है, ये डिफरेंट फॉर्म है। नहीं नहीं, ये तो मैंने वैसे केस बना दिया था ना कि अगर ऐसा दिया हो, मतलब हो सकता है डिसिपेट ही हो जाए। हाँ, ये तो मैंने तब कहा था कि अगर ऐसे दिया हो कि भाई सारी एनर्जी जो थी वो उसके पास ही गई, कहीं और लूज नहीं हुई, तो राइट बच्चों? क्लियर? बढ़ेंगे? तो पहले कुछ इसके करते हैं क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी बच्चों, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया था? तो जो मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं, आप ये सोचो यहाँ पर फ्लूइड का कंसेप्ट तो नेग्लिजिबल है, मेजर तो वही एनएलएम लग रहा है फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। फ्लूइड का कंसेप्ट तो क्या है? बस उसकी फोर्स लिखना, प्रेशर इनटू एरिया, और कोई फ्लूइड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात समझ आ गई सबको? एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया था बच्चों? जैसे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना बच्चों, इसमें भी आप अगर ये सारे फ्लूइड का एफबीडी बना के देखोगे तो भी आ जाएगा, मतलब आप देखोगे कि सारी फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, कोई चक्कर नहीं। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, एक ना आपसे कॉमनली गलती होगी, आ, अगर मैं ये पूछूं, इनडायरेक्टली तो हम कर ही रहे हैं, कि जो बेस पे फोर्स लग रही है, फोर्स exerted by the liquid on the base of the container, वो कैसे निकालेंगे हम? प्रेशर एट बेस इनटू एरिया, should it be equal to the mg of the liquid? इसी केस में पर्टिकुलरली क्या जो बेस फोर्स लगा रहा है वो लिक्विड के mg के इक्वल होगा? अगर आप सोचो ध्यान से बच्चों, इस केस में क्या हो रहा है, ये जो बेस है, जस्ट इमेजिन कि ये जो ऊपर ये वाला जो लिक्विड है, ठीक है, इसी का एफबीडी इमेजिन करते हैं। इस लिक्विड के ऊपर एक तो इसका एमजी लग रहा है नीचे, और एक बेस से फोर्स लग रही है। अगर तो और कोई फोर्स ना होती, फिर हम कह सकते थे कि भाई हाँ जी, एम जी इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय बेस।
लेकिन क्या यहाँ पे कोई और फोर्सेस हैं? यस। कौन सी? एक तो सबसे ऊपर एटमोस्फेयर से लग रही है P0A1, और ये साइड से जो फोर्स हमने ये निकाला था कि लिक्विड वॉल पे लगा रहा है, वही फोर्स वॉल भी तो लिक्विड पे लगाएगी, तो क्या होगा? उधर से भी फोर्स आएगी। तो क्या मतलब हुआ कि जो बेस फोर्स लगा रहा है वो उसके mg से ज्यादा है। ये बच्चों बिल्कुल वही सेम बात है कि एनएलएम में जब हम कहते थे कि क्या नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, इज नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज इक्वल टू mg? कब होता है mg के इक्वल? जब और कोई फोर्स ना लग रही हो। बिल्कुल वही बात यहाँ पे। आपने कभी भी ये याद नहीं रखना कि जो बेस पे फोर्स है दैट इज इक्वल टू mg। आपने क्या याद रखना है? प्रेशर एट बेस इनटू एरिया। बिल्कुल वही बात बच्चों यहाँ हो रही है। देखो ये हमने क्वेश्चन, जो नीचे से फोर्स लग रही है वो क्या फोर्स है? वो तो P नॉट प्लस रो जी H इंटू A2 है ना। दैट इज नॉट इक्वल टू mg, मतलब रो बी जी के इक्वल थोड़ी है वो। क्यों? ऊपर से भी फोर्स लग रही है, वॉल्स भी फोर्स लगा रहे हैं, तो सारा कुछ है। तो ऐसा कोई रूल या कंडीशन नहीं है बेस फोर्स लगाएगा वो mg लगाएगा, उससे कुछ भी डिफरेंट हो सकती है। और आप तो सीधा सोचो, आप तो सोचो क्या करना है, बस कोई भी केस में एफबीडी बनाना है, बस अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और कहीं पर भी जब फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड लिखनी है वो कैसे लिखनी है? प्रेशर इनटू एरिया। बस बात ही खत्म, है ना? कभी गलती होगी ही नहीं। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? शेल वाला? हाँ वो कर ले। शेल वाला ही कह रहे हो ना? अच्छा, ये वाला 10 कैसे डिवाइड करो, स्ट्रेस आ गया। अब उस पार्ट के अंदर क्या हुई एनर्जी? स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2 बाय, स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2 बाय को इंटीग्रेट कर दो 0 to L। किया था बच्चों सबने? हो गया क्लियर? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सिचुएशन क्लियर हो गई क्या?
रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, एक बार सिचुएशन समझ लेते हैं। लिक्विड पूरी हाइट h जो है लिक्विड की, सारी की सारी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी साइड वॉल पे, है ना? तो हमने एक तरह से उसका टोटल टाइप्स निकालना है कि साइड वॉल के ऊपर टोटल कितनी फोर्स लगेगी लिक्विड के कारण। आप ब्रेड्थ भी समझ रहे हो, इनटू द प्लेन है ना? एक फेस पे, सिंगल फेस। एंड बच्चों वो मतलब साइड वाला फेस है, जब जिसकी ब्रेड्थ बी है वो वाला फेस।
फेस बच्चों फिर से समझो, आपने जिस फेस पे फोर्स निकालनी है, ये वो वाला फेस है जो अंदर को जा रहा है, उस फेस की लेंथ क्या हुई? बी। उस फेस पे लिक्विड की हाइट क्या हुई? एच। बच्चों हिंट, इसमें इंटीग्रेशन होएगी। ऐसे सोचो, साइड वॉल, साइड वॉल पे डेप्थ वाई पर, समझ लो फिगर इनटू द प्लेन, डेप्थ वाई पे मैंने एक पतली सी स्ट्रिप बनाई जिसकी थिकनेस dy है ना? आप इस स्ट्रिप पे सोचो कि क्या आप इस स्ट्रिप पे फोर्स लिख सकते हो? ये स्ट्रिप कितनी डेप्थ पे है बच्चों? वाई डेप्थ पे है ना? तो आप इस स्ट्रिप पे तो फोर्स लिख ही सकते हो। और अगर ऐसी सारी स्ट्रिप्स का हम फोर्स को ऐड कर दें तो बात बन जाएगी। मनजोत लिखो, इस स्ट्रिप पे फोर्स क्या होएगी? जो यहाँ पे प्रेशर है इनटू एरिया। डेप्थ वाई पे आपको प्रेशर भी पता है, आपको एरिया भी पता है।
until unless mentioned हम मतलब मानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये कई बार बच्चों गड़बड़ भी होती है, वो आपको ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा फिर, है ना, कि पी नॉट लिया है कि नहीं लिया। मतलब देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे क्वेश्चन से कुछ क्लियर नहीं हो रहा होता, फिर ऑप्शन से ही आइडिया लगाना पड़ता है अपने को एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर न्यूमेरिक में आएगा फिर पक्का उसकी वैल्यू दी होगी, अगर नहीं दी तो मतलब नहीं देना। हाँ भाई मंजोत, हो गया? पहले जो गलती थी समझ आया क्या थी? यू हैव टू बी वेरी क्लियर। पता है इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन। जब आप इंटीग्रेट करने लगो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हो। बिफोर जंपिंग टू इंटीग्रेशन ये रियलाइज करना जरूरी है। यही बात कल भी हो रही थी, है ना, कि जब हम टोटल इलोंगेशन निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था? हमने कहा था हर छोटी इलोंगेशन का सम। सम मतलब इंटीग्रेशन। पहले माइंड में लॉजिक बनाओ, फिर एक्सप्रेशन बनाओ। तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? ई नॉट प्लस रो जी वाई इंटू इसका एरिया बी डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या बन गया? तो ये बच्चों आपका सॉल्व करके आया होगा पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू इंटू बी एच। ठीक है बच्चों, इस केस का ना ये हम एक शॉर्टकट याद रखेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू? कौन सा प्रेशर है? मिड पॉइंट वाला, है ना। बी एच क्या है? एरिया। तो ये शॉर्टकट चल जाता है, क्योंकि हमने ये प्रूव ही कर दिया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसे साइड वॉल पे कभी भी फोर्स निकालनी हो, इट टर्न्स आउट टू बी प्रेशर एट मिड पॉइंट इनटू, सिर्फ एरिया नहीं, यहां तो सीधा ही था तो कुछ चल गया काम। हमने याद रखना है एज एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर मतलब जिस पोर्शन पे वो लग रहा है उसका शैडो। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, बट इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग, क्योंकि यहाँ तो फिर भी मतलब आसान था, दूसरे केसेस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। साइड फेस। आप एरिया ऑफ प्रोजेक्शन का मीनिंग समझ रहे हो बच्चों? मैंने इसलिए क्लियरली लिख दिया शैडो। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से बच्चों एक कोन है, ठीक है, कोन को आधा काट दो। अगर इधर से लाइट डल रही है तो उसकी शैडो कैसी बनेगी? यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा ना। तो आपको फॉर्मूला में ट्राइंगल डालना है। ऐसे ही मान लो पूरा स्फीयर होता, आधा स्फीयर ले लो, मतलब आधे स्फीयर को अगर मैं उसकी शैडो लूंगा यहाँ पे क्या बनेगी? सर्कल या सेमी सर्कल? सर्कल बनेगा ना। ऐसे है आधा स्फीयर, आप इस पे ऐसे लाइट डाल रहे हो तो शैडो क्या बनेगी? सर्कल। तो एरिया में क्या लेना है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं अभी आगे ले रहा हूँ एग्जांपल, उससे क्लियर हो जाएगा आपको एकदम। जैसे ये केस है, हम्म,
जो वो सरफेस है वो वर्टिकल है, उस पे जो फोर्स लगेगी किधर को लगेगी, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ही लगनी है ना। प्रेशर इज इन ऑल डायरेक्शंस बट फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये बच्चों सिलेंडर का रेडियस आर मान लेना। ये सिचुएशन बच्चों कैसे होगी, जैसे कैन होता है ना, तो आपको आधे पार्ट पे निकालना है कि लिक्विड कितनी फोर्स लगा रहा होगा, मतलब स्पेसिफिकली मैंने इससे शो किया वो ग्रीन कलर से। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कैसे, मतलब वो तो उसी से डिपेंड करेगा ना कि वाटर कहाँ तक भरा हुआ है, वो देख के ही पता चलेगा। चलो उठो, चलो क्लास 7th में चले। हाँ, तुम्हें सिखाना पड़ेगा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। चल चल उठ, क्लास 7th की पड़ोस में ही है तुम्हारे क्लास। ठीक, अभी भी गलत है। तो सोच। हम्म, हम्म, सर अगर हम लॉजिकली रेक्टेंगल का एरिया लेने का रीजन समझ सकते हैं, ये कर सकते हैं कि जो इनटू गिवन आउट ऑफ डिफरेंट जो कंपोनेंट्स बनेंगे फोर्सेस वो के। कैंसिल होता है। हाँ जी बच्चों, ये देखो अब शेप कैसी बन रही है जिस पे आप फोर्स निकाल रहे हो। एस नहीं, शेप, ये तो शेप तो आधा सिलेंडर बन गया ना। इसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो आधा सिलेंडर है, इस पे ऐसे लाइट में अगर डालूं तो शैडो जो बनेगी वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। हाइट ये क्या होगा, आर है 2R होगा, 2R। तो क्या हो जाएगा, आप में से कई लोगों ने HR लिखा हुआ है एरिया, वो क्या होगा 2HR। ऐसे शेप होगी ना, इसका जो आप प्रोजेक्शन लोगे वो क्या बनेगी, रेक्टेंगल। अच्छा ये बात सब समझ पा रहे हो कि इस पे इसकी शैडो इधर को कैसी बनेगी, वो रेक्टेंगल ही बनेगा ना 2RH एरिया का। हाँ, इसमें एक्चुअली क्या है, मतलब इसको अगर हम वैसे सॉल्व करते तो इसमें डबल इंटीग्रेशन लगती है। कैसे, पहले तो आप डेप्थ वाई पे गए, डेप्थ वाई पे एक ऐसे स्ट्रिप है ना, उस स्ट्रिप पे फोर्सेस ऐसे ऐसे लग रही हैं, उन सबको हमें इंटीग्रेट करना पड़ता, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स बचते, कुछ कैंसिल हो जाते, तो एक आता, फिर उसको ऐसे
डेप्थ वाइज ऐड करना पड़े। हाँ हाँ, कोई ऐसा नहीं है, मतलब डुएबल है। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? हाँ, उसके भी फर्दर कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, एक्स वाई, तभी होगा। बच्चों आया समझे? बिल्कुल। तो अब बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये बच्चों मान लो कंटेनर है कोई स्फेरिकल, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, उसकी थिकनेस टी दी हुई है, उसके अंदर देर इज गैस एट सम कांस्टेंट प्रेशर पी। आपको लिख दिया यहाँ पे एक नोट, पी नोट। पहले तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, कि फाइंड फोर्स ऑन हाफ स्फीयर। तो बच्चों आपको यहाँ पे कांस्टेंट पी लिख दी है, राइट? सारी जगह सेम प्रेशर है। बच्चों दिस इज ऑलमोस्ट यू कैन से लाइक अ बलून, राइट? बलून में ये होता है ना कि पतली सी थिकनेस होती है, उसके अंदर एयर होती है किसी ना किसी प्रेशर पे।
हाँ बच्चों, इसमें क्या फर्स्ट पार्ट तो वही क्या होगा? क्या क्या आंसर? यहाँ तो प्रेशर एट मिड पॉइंट भी पी होगा, और एरिया ऑफ प्रोजेक्शन पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सिंपली पी इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, उसको तो कुछ करना ही नहीं। अब सेकंड पार्ट सोचो, क्या था? स्ट्रेस है ना। प्रोजेक्शन, आप ऐसे सोचो, इसको ऐसे काट दिया, अब ये हेमिस्फीयर है, इस पे ऐसे फोर्स लग रही है, तो जो पूरा सर्कल ही बनेगा ना। मतलब अगर आप हेमिस्फीयर ऐसे वर्टिकल ले रहे हो, तो वर्टिकल वाला मिड पॉइंट। मतलब क्यों होगा? मतलब प्रेशर तो डेप्थ से ही वेरी करता है ना। अच्छा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक आधा स्फीयर बनाओ, ठीक है? थिकनेस दिखाते हुए, थिकनेस दिखाते हुए एक आधा स्फीयर बनाओ, और उसका एफबीडी बनाओ। सारा खेल उस फिगर का है बच्चों, सिंपल फोर्स बैलेंस करनी है। मतलब इनफैक्ट फोर्स बैलेंस क्या, फोर्स तो आपको पता ही चल गई। आपने तो बस अब स्ट्रेस के लिए क्या चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। आपको तो बस ये देखना है कि वो फोर्स किस एरिया पे लग रही है। वो प्रॉपर फिगर बनाओ, एक मोटा हेमिस्फेयर। मतलब वो तो हर जगह सेम ही होगा, तो आप कहीं भी किसी भी वॉल पे बना दो। फर्स्ट पार्ट तो सबको क्लियर हो गया ना? आप ऐसे सोचो, चलो चलो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। मैं आधा हेमिस्फीयर बना रहा हूँ, बच्चों एक बार देखो मेरी तरफ।
अगर हम एक आधा हेमिस्फीयर सोचे, उस आधे हेमिस्फीयर पे एक तो जो ये गैस है वो फोर्स लगा रही है, वो क्या कोशिश कर रही है, एक्सपैंड करने की, ठीक है। तो वो तो उस हेमिस्फीयर पे बाहर को फोर्स लगा रही है। उस हेमिस्फीयर को एक्सपैंड करने से रोक कौन रहा है? जो हेमिस्फीयर है बच्चों, उसको एक्सपैंड करने से कौन रोक रहा है? इस हेमिस्फीयर पे बच्चों कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो गैस के कारण लग रही है, और वॉल्स के कारण कोई फोर्स आएगी? स्टोरिंग तो इंटरनल हो गई ना, हमें तो एफबीडी में एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ऐसे होगा फिगर? वो आधा कैसे लो आप, हॉरिजॉन्टल लो वर्टिकल लो, डजंट मैटर, यहाँ तो हर जगह सेम ही है प्रेशर। तो इसके ऊपर जो इसके अंदर गैस है बच्चों, वो कैसे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, उसका तो हम रिजल्टेंट निकाल चुके ना। वो नीचे को आ जाएगा, कितना? पी इंटू पाई आर स्क्वायर। मुझे ये जो रेड पोर्शन है, हमने यहीं से कट किया ना, तो जहां से कट करते हैं वहां पे क्या होता है, कौन सी फोर्स होती है? टेंशन। जो बाकी पार्ट है, जहां से हमने कट किया है, तो वो जो बाकी पार्ट है हेमिस्फीयर का, वो इस पे टेंशन फोर्स लगा रहा होगा ऐसे। इजंट इट? तभी इक्विलिब्रियम बनेगा ना। गैस नीचे को धक्का मार रही है, बाकी पार्ट अपनी तरफ खींच रहा है, ये सारी फोर्सेस मिलके बैलेंस कर देंगे। अब ये नेट फोर्स होगी कितनी? जो फोर्स टी है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए? वो वो तो इतनी होनी चाहिए। ध्यान से देखो वो किस एरिया पे लग रही है। थिकनेस टी है और टी नेग्लिजिबल है, तो वो क्या एरिया बनेगा, एक पतला सा? 2 पाई आर टी। तो स्ट्रेन पूछा नहीं था, बट स्ट्रेन भी निकाला जा सकता था।
नहीं वो तो मतलब अगर मैं यंग्स मॉडुलस लिख रहा हूँ फिर तो मैं लॉन्गिट्यूडनल वाला ही लूंगा ना, होंगे सारे। ये जो स्ट्रेस निकाला है ये भी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही निकाला है ना हमने, तो उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी लॉन्गिट्यूडनल ही होगा। बच्चों क्या ये क्वेश्चन समझ आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जो मतलब आईआईटी में किसी भी साल आ सकता है, मतलब पता नहीं कैसे नहीं आया, अ, ये आना चाहिए। ठीक है, और मतलब मैंने इसीलिए सी पार्ट भी दिया है कि दूसरा भी मतलब सॉलिड भी साथ में मिक्स किया जा सकता है। किसके लिए? स्ट्रेस के लिए? जो बाट काटा है आपने वो कहाँ फोर्स लगा रहा है? जो इसके ऊपर वाला पार्ट था वो नीचे वाले पार्ट पे फोर्स किधर लगा रहा है? इसके किस सरफेस पे फोर्स लगा रहा है? तो उसी का एरिया लेंगे ना। ये एक अलग फोर्स है, ये रेड वाली अलग फोर्स है। रेड फोर्स कौन लगा रहा है? जो ऊपर वाला पार्ट था। वो फोर्स कितने एरिया पे लग रही है? उसी पे लग रही है ना, हम तो उसके कारण स्ट्रेस लेते हैं। पी पाई आर स्क्वायर तो नेट फोर्स है ना जो उसपे नीचे को लग रही है। हम तो ये बात करें कि वॉल के ऊपर कितना स्ट्रेस है। वो तो पी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो पी है बच्चों, चेंज इन प्रेशर। समझ आ रहा है बच्चों? ये जो आंसर आया बी वाला, इससे क्या समझ आ रहा है कि मतलब जितना रेडियस बड़ा होगा, मतलब जितना बड़ा बलून होगा और जितना टी छोटा होगा, टी क्या है, जितनी उसकी थिकनेस कम होगी उतना वो बलून में स्ट्रेस ज्यादा होगा, मतलब उतनी जल्दी वो फूटेगा। क्या ऐसा होता है? होता है। तो मतलब इसीलिए मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन पे बेस्ड है। मतलब हम वो कंपेयर करें कि इनिशियली जब कोई प्रेशर ना होता वर्सेस अब प्रेशर पी है। एंड बच्चों ये बी पार्ट तो मतलब इंट्यूशन के तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है ना। अगर आप स्ट्रेस सोचते तो आप हमेशा आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सोचते। आप एरिया जब सोचते, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू रेडियस तो किसी भी तरीके से नहीं आप इमेजिन कर पाते। आया समझ बच्चों? बिल्कुल सेम क्वेश्चन सिलेंडर के लिए भी बन सकता था, क्या फर्क पड़ता उसमें? मतलब यहाँ पाई आर स्क्वायर की जगह क्या आता अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मैं यही चीज पूछता? तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या आता? 2r h आता, और ये जो एरिया बनता, नहीं रेड वाला एरिया, वो तो वो पतला सा मतलब दिया होना चाहिए लेंथ ब्रेड, तो उससे निकाल लोगे ना कि वो क्या एरिया बनेगा। 2r × t, सबसे नीचे जो स्ट्रिप बनेगी ऐसे। हाँ, ये फिगर सोचो बच्चों, इस फिगर में जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिप बनेगी उसकी लेंथ क्या है? 2r, तो उसकी थिकनेस क्या हुई? मान लो t हुई, तो उसका एरिया क्या हुआ? 2r t। ऐसे ही 2r t ऊपर भी आ गया, जो साइड्स पे स्ट्रिप्स बनेंगी। एक मिनट में फिगर दिखाता हूँ, आप शायद कंफ्यूज होगा।
अगर थिकनेस मानते तो कुछ ऐसा होता ना कुछ फिगर। अब जो सबसे बॉटम वाली स्ट्रिप है, उसका एरिया क्या मानते हैं? 2RT। सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप 2RT। जो साइड वाली स्ट्रिप है लेफ्ट वाली HT। और ऐसे ही राइट वाला। तो इस तरह से आप टोटल एरिया लिख लेते। आ गया समझ? ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ये अब आसान है बिल्कुल। ऐसे दो लिक्विड्स, आपको जो प्रेशर्स बताने हैं एट पॉइंट्स ABC। हो गया? पॉइंट A पे प्रेशर क्या होगा? P0। B पे? C पे? ऐसे क्वेश्चन ठीक है ना? क्या है वही ऊपर वाला। राइट। सिंपल बात क्या याद रखनी है? किसी भी पॉइंट पे जब प्रेशर देखना हो तो क्या देखना है कि उसके ऊपर क्या है। मैंने जब टेंशन सिखाया था आपको तो क्या कहा था? टेंशन के लिए क्या देखना है? उसके नीचे क्या है। प्रेशर के लिए क्या देखना होता है कि उसके ऊपर क्या है। अंडरस्टूड? लिख लो एक बार। मुझे जैसे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, वो फर्स्ट टाइम में नहीं सोचा जाता किसी से भी। ठीक है, वो तो बहुत ही टिपिकल सा केस है। तो मतलब डोंट पुट अनड्यू प्रेशर ऑन योरसेल्फ कि हुआ नहीं। वो एक्चुअली बहुत था। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बच्चों एक ट्यूब है पतली सी, उसमें दो लिक्विड्स डले हुए हैं अलग अलग डेंसिटीज के। आपको H बताना है।
क्या ऐसे क्वेश्चंस आपने केमिस्ट्री में किए? व्हाट्स द लॉजिक बच्चों? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, ठीक है। तो बच्चों आपने मतलब स्टार्ट कैसे करना है ऐसा क्वेश्चन, क्या करोगे? हाउ डू यू स्टार्ट? जहाँ पे मतलब जहाँ पे बॉर्डर है, जहाँ पे दोनों लिक्विड्स आपस में टच कर रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। इसका फायदा क्या है इस हॉरिजॉन्टल लाइन का? मतलब इसको आप ब्लू लिक्विड का भी पार्ट मान सकते हो और ग्रीन का भी पार्ट मान सकते हो, है ना। तो ब्लू का पार्ट मानते हुए हम क्या कह सकते हैं कि इस पे प्रेशर सेम होगा। तो पॉइंट ए और बी जो है उन पे प्रेशर सेम होगा। तो अब आपको पता है कि प्रेशर कैसे देखना है ए और बी पे, कि उनके ऊपर क्या है, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर बच्चों? बिल्कुल क्लियर बच्चों? चलो ठीक है बच्चों। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, हाँ, तो वो लाइन लेफ्ट साइड पे ब्लू लिक्विड में होगी, राइट साइड में ग्रीन पे होगी। तो ना वेसल चल रही है तो मेरा तो हॉटस्पॉट पे ही है, वो तो चलता ही नहीं, मैं तो हॉटस्पॉट पे हूँ। क्या करता मैं? हाँ मतलब सेम वेसल से ज्यादा बेटर हमें कहना चाहिए कि एज लॉन्ग एज कनेक्टेड लिक्विड है, ठीक है। कहने को तो अगर मैं मतलब मान लो 1 मिनट के लिए ग्रीन के ऊपर मैं दोबारा ब्लू लिक्विड डाल देता, 1 मिनट के लिए ऐसे सोचो, मैंने लेफ्ट साइड पे भी ब्लू लिक्विड भर दिया और राइट साइड पे भी ब्लू लिक्विड और भर दिया, और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना दूं, क्या तो आप कह सकते थे कि प्रेशर सेम होगा? क्वेश्चन समझे मेरा? मान लो मैंने लेफ्ट साइड पे बहुत सारा ब्लू लिक्विड डाल दिया और राइट साइड पे भी बहुत सारा ब्लू लिक्विड और डाल दिया, तो क्या आप ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है इस पे प्रेशर सेम कह सकते थे? अगर राइट साइड पे मान लो मैं थोड़ा सा ब्लू डाला, लेफ्ट साइड पे भी ब्लू डाला, तो आप क्या कह रहे हो? अच्छा राइट साइड पे अगर मैं ब्लू के ऊपर ग्रीन भी डाल दूं फिर से? रेड लाइन पे ब्लू आता है, चलो मान लिया, तो फिर क्या उसके लिए प्रेशर सेम हो जाएगा? नहीं, मतलब आपने ऐसे याद रखना है, मतलब कनेक्टेड लिक्विड होना चाहिए। जैसे इट्स नॉट कि हाँ ब्लू लिक्विड से हम सीधा कंपेयर कर सकते हैं, वो ब्लू लिक्विड जितना भी है एज लॉन्ग एज वो कॉन्टैक्ट में होगा सारा आपस में, तभी वो वाला कंसेप्ट लगेगा इक्वल प्रेशर वाला, नहीं तो नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन आएंगे आपको खुद ही दिख जाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है वो 3 क्वेश्चन। मतलब आप ऐसे याद रखो, कनेक्टेड लिक्विड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल,
मतलब सेम कनेक्टेड लिक्विड एंड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो नहीं कर, फिर अलग हो गया। हाँ चलो ठीक है बच्चों, चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपका अब ये मतलब फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट हो गया है, आइडियल फ्लूइड्स का टेस्ट, आई थिंक। हाँ